नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात महाराष्ट्र की होगी क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन प्रदेश की सियासत में हर दिन कुछ ना कुछ बेहद ही नया और दिलचस्प हो रहा है। वोटों का समीकरण साधने के लिए पार्टियां ऐसा कर रही हैं जिससे लड़ाई रोमांचक मोड़ पर जाती दिख रही है। और इसी कड़ी में प्रदेश की महायुति सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे राज्य की राजनीति अचानक से गर्मा गई है। शिंदे सरकार का यह फैसला जाति और धर्म को ध्यान में रखकर लिया गया है। सवाल यही, आखिर बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार का यह फैसला क्या है और क्या है महाराष्ट्र विजय का यह DOM फॉर्मूला? इस रिपोर्ट में देखिए। जिसको मैं क्रांतिकारी स्टेप कहता हूं, जाति जनगणना, कि यह पता लगाना है कि इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, आज कोई नहीं जानता। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। महाराष्ट्र का सियासी मंच तैयार, महायुति MVA में खिंची तलवार। चुनाव से पहले धर्म और जात, अब की बार किसी शह और मात। महायुति का DOM एजेंडा, अघाड़ी के पास भी है फंडा जीत का, फंडा महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने का, फंडा विरोधियों को चित कर अपना झंडा बुलंद करने का। और ये फंडा इस वक्त महाराष्ट्र में हर सियासी दल अपना रहा है। हर गठबंधन वोटर्स को लुभाने की भरपूर कोशिश में लग गया है, खासकर बीजेपी, शिवसेना और NCP का गठबंधन यानी महायुति। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे प्रदेश की सियासत में घमासान मच गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी की अगुवाई वाला महायुति अपने कोर एजेंडे हिंदुत्व से किनारा करने वाला है? लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी क्या विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए सीक्रेट तैयारी कर रही है? राहुल गांधी जिस तरह से जातीय जनगणना और संविधान के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या महायुति को उससे नुकसान का अंदेशा सता रहा है? महाविकास आघाड़ी जिस तरह जाति और धर्म में अपनी पैठ जमा रही है, क्या महायुति को यह समीकरण सबसे बड़ा टेंशन दे रहा है? ये तमाम सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी, शिवसेना और NCP की महायुति सरकार ने पिछले कुछ समय से जिस तरह से जाति और धर्म के आधार पर फैसले लिए हैं, उससे इनकी चिंता साफ जाहिर होती है। चूंकि महायुति को यह लगता है कि बिना जाति और धार्मिक समीकरण के चुनाव जीतना नामुमकिन है। यही कारण है कि अब महायुति भी खुलकर समीकरण सेट करने लगा है। दरअसल एकनाथ शिंदे कैबिनेट ने बीते 10 अक्टूबर को 40 बड़े फैसले लिए। इन फैसलों में यूं तो कई अहम मुद्दे शामिल हैं, लेकिन 3 ऐसे फैसले हैं जिसे सीधे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इन तीनों फैसलों को हमने DOM नाम दिया है। D यानी दलित, O यानी OBC और M यानी मुस्लिम, यानी जाति और धर्म को एक साथ साधने के लिए शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दलित और OBC वैसे भी बीजेपी सरकार के एजेंडे में हमेशा रही है, लेकिन मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए जिस तरह से शिंदे सरकार ने फैसला लिया है, वो हर किसी को हैरान कर रहा है। आपको बताएंगे कि मदरसों के लिए बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने ऐसा क्या फैसला लिया है जिससे प्रदेश की सियासत में चुनाव से पहले अचानक बवाल मच गया है। लेकिन उससे पहले आपको दलित और OBC को साधने के लिए किस तरह महायुति ने अपना एजेंडा सेट किया है वो बताते हैं।
दरअसल दलितों के लिए महायुति सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी। इससे आयोग के लिए 27 पदों पर भर्ती की भी मंजूरी दी गई है। इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को सीधे तौर पर चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र की सियासत में भी दलित वोटर्स का अच्छा खासा दबदबा है। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 11% के करीब वोटर दलित समाज से आते हैं। महाराष्ट्र में एससी यानी अनुसूचित जाति में तकरीबन 57 जातियां शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 30 से 40% जाटव की आबादी है। वहीं महार 20 से 30, मांग्स 10 से 20, धोबी भी 10 से 20 और चंभर जाति से ताल्लुक रखने वालों की संख्या लगभग 5 से 10% के करीब है। आबादी की बहुलता को देखते हुए प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों में से 29 और लोकसभा की 48 में से 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व की गई। जाहिर है इतनी सीटें किसी भी पार्टी या गठबंधन की सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखती। बीते चुनावों में दलित बहुल्य सीटों का नतीजा देखें तो पता चलता है कि 2019 विधानसभा चुनाव में 29 में से सबसे ज्यादा 9 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। वहीं कांग्रेस को 8, अविभाजित शिवसेना को 5 और अविभाजित एनसीपी को भी 5 सीटें मिली थी, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहे थे। अगर गठबंधन के हिसाब से देखें तो शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद मौजूदा समय में 29 में से 21 सीट महायुति के कब्जे में है। वहीं महज 8 सीट महाविकास अघाड़ी के पास है। लेकिन हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में सारा समीकरण बदल गया था। 5 में से 4 कांग्रेस और 1 सीट शिवसेना यूबीटी को मिली थी, यानी पांचों की पांचों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी। इतना ही नहीं, एससी के लिए आरक्षित 29 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी के दल ही आगे रहे। वहीं महज 8 सीटों पर महायुति की पार्टियां आगे रहीं। यही वजह है कि दलित वोटर्स को अपने साथ रखने के लिए महायुति कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। महाराष्ट्र सरकार ने ये जो अनुसूचित जाति आयोग को जो संवैधानिक दर्जा दिया, उसके पीछे की राजनीति और रणनीति दोनों ये हो सकती है कि दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक सरकार ने पासा फेंका हो। वैसे मेरा मानना है कि हरियाणा में बीजेपी की जीत में दलितों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहाँ 30% वोट थे, तो महाराष्ट्र में लगभग 11% वोट जो दलितों के हैं। और विदर्भ में देखा जाए महाराष्ट्र के इलाके में, तो वहाँ तो 23% वोट है। तो निश्चित रूप से इस फैसले का फायदा तो शिंदे सरकार को होगा, अजीत पवार को भी होगा और बीजेपी को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी ही सबसे बड़ा घटक दल है। अब बात ओबीसी की। महायुति सरकार ने ओबीसी में शामिल जातियों के लिए भी कई फैसले लिए। शिंदे मंत्रिमंडल ने नॉन क्रीमी लेयर की आय सीमा को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। चूंकि इस पर फाइनल फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं, लिहाजा शिंदे सरकार ने केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश की। महायुति सरकार का यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि विपक्षी गुट के नेता शरद पवार ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर सीमा बढ़ाने की मांग काफी समय से करते रहे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह के फैसले से प्रदेश की सियासत गर्मा गई। चुनाव के मद्देनजर ये किस ओबीसी के वोट पाने के लिए इन्होंने 15 लाख का किया है। अगर 15 लाख का किया है तो गरीब ओबीसी वो भी इस दायरे में क्या उसकी स्थिति होगी। जैसा कि कोई आईएएस ऑफिसर बन जाता है तो उसका बच्चा भी कैटेगरी में उसकी सुविधा लेने के लिए पात्र होता है। तो अगर हम सुपर क्लास 1 ओबीसी के बच्चे भी 15 लाख के दायरे में आ जाएंगे तो गरीब ओबीसी के बच्चों का भी सोचने के लिए सरकार ने कुछ करना चाहिए। हम तो इसका स्वागत करेंगे। जो इलीगल सीएम एकनाथ शिंदे हैं, उनका यही काम है कि हर जाति में कुछ न कुछ वाद विवाद हो, हर धर्म में वाद विवाद हो, दंगे हो, ये उनका काम है और ये काम उनको भाजपा ने दिया है। ये सिर्फ लोगों को, जनता को फंसाने के लिए, लुभाने के लिए और उनके चुनाव में कुछ न कुछ मदद होने के लिए हुई है। लेकिन जनता देख रही है, महाराष्ट्र देख रही है कि जो ये पूरी की पूरी कैबिनेट है, शिंदे कैबिनेट है, मिंदे कैबिनेट है, वो ना जनता के भले की सोच रही है, ना महाराष्ट्र के भले की सोच रही है। सोचते तो सिर्फ अदानी के बारे में सोचती है और ये स्पष्ट हुआ। वडवट्टीवार असू द्या, उद्धव ठाकरे साहेब असू द्या, शरद पवार साहेबांची राष्ट्रवादी असू द्या, त्यांच्या तोंडातून गेले 3 वर्ष आम्ही घेतलेल्या निर्णयाबद्दलचं एखादं चांगलं वाक्य निघालं असं एखादं उदाहरण दाखवून द्या।
अशा कुठल्याही प्रकारचा निर्णय हा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला नसतो. समाजाच्या काही मागण्या असतात, समाजाचे काही सरकारशी चर्चा झालेल्या असतात किंवा कधी कधी आपल्या याच्या अगोदरच ह्या गोष्टी झालेल्या असतात आणि त्याच्यामुळे निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून घेतलेले हे निर्णय नाही आहेत. इतना ही नहीं, शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में 15 जातियों को ओबीसी की सूची के लिए भी अनुशंसित किया. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की सूची में नई जातियों को शामिल करने की सिफारिश की है. जिन जातियों को इस सूची में करने की सिफारिश की गई है उनमें लोध, लोढ़ा, लोधी, सूर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर, रेव गुजर, डंगरी, भोयर, पवार, कपेवार, मुन्नार कपेवार, मुन्नार कपू, तिलंगा, तिलंगी, पिंटरड्डी, बुकेकारी शामिल है. महाराष्ट्र में इन जातियों की आबादी लगभग 10 लाख के करीब है. भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जिन प्रभारी और उप प्रभारियों की नियुक्ति की है उन्हें लगता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से नॉन जाट और दलित वोटर्स को एक साथ बांध कर रखा और जिसका असर उन्हें चुनाव नतीजों में दिखा, उन्हें लगता है कि महाराष्ट्र में भी नॉन मराठा यानी ओबीसी या फिर दलित या मुसलमान को एक साथ रखकर वो महाराष्ट्र में जीत हासिल कर सकते हैं. लेकिन महाराष्ट्र में ये कतई संभव नहीं लग रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में जातीय गणित पूरी तरीके से बिगड़ चुका है. इसके लिए महाराष्ट्र के अधिकतर लोग देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी को कसूरवार मानते हैं. अब जरा महाराष्ट्र में ओबीसी जातियों का समीकरण भी जान लीजिए. एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में ओबीसी की आबादी 38% के करीब है, जिसमें धनगर, कुनबी, तेली, माली, कुर्मी, घुमंतू, बंजारा और लोहार जैसे करीब 374 जातियां ओबीसी में आती हैं. यह समाज महाराष्ट्र के 288 में से लगभग 100 विधानसभा सीटों पर फैला हुआ है, जिनमें से करीब 40 सीटों पर ओबीसी निर्णायक भूमिका में होते हैं, यानी किसी भी उम्मीदवार का भविष्य तय करते हैं. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में ओबीसी जातियों की अच्छी खासी आबादी रहती है. ज्यादातर छोटे किसान और व्यापारी इस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं. एक वक्त में ओबीसी की ये बिरादरी बीजेपी की ठोस वोट बैंक हुआ करती थी. लगभग हर चुनाव में ओबीसी बिरादरी का ज्यादातर वोट बीजेपी या फिर उसकी सहयोगी पार्टी को मिलता रहता था. लेकिन पिछले कुछ चुनावों में ओबीसी बिरादरियों का रुझान बदला है और यही बदला हुआ रुझान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है. ऐसे में सवाल उठता है कि ओबीसी जातियों के लिए शिंदे सरकार ने जो फैसला लिया है उसका आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा. प्लान भी तैयार कर रही है बीजेपी शिंदे सरकार मिलके, और इसमें सबसे बड़ा ये रहेगा कि अगर चुनाव में कहीं मराठा वोट पूरी तरह से उनके अगेंस्ट जाते हैं तो जो दूसरी जातियों के वोट हैं वो अगर इकट्ठा होते हैं तो उसकी काट रखी जा सके. जाहिर है महाराष्ट्र में ओबीसी और दलित समाज के वोटर्स को लेकर बीजेपी और उनके सहयोगी किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रही, खासकर तब जब मराठा आरक्षण की वजह से एक बड़ा वोट बैंक यानी मराठा समाज के लोग बीजेपी से खासे नाराज रहे. न सिर्फ दलित और ओबीसी बल्कि महायुति की नजर मुस्लिम समुदाय पर भी है. मुस्लिम समाज के लिए भी शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर भी प्रदेश की सियासत काफी गर्म हो गई है. सवाल ये फैसला क्या है और विपक्षी महाविकास अघाड़ी आखिर ये क्यों कह रहा है कि वोट जिहाद की बात करने वाली बीजेपी अब वोट के लिए ही मुस्लिम समुदाय को क्यों लुभा रही है. ये रिपोर्ट देखिए. के इस फैसले पर भी जबरदस्त तरीके से सियासत शुरू हो गई. विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने आरोप लगाया है कि महायुति को चुनाव में अपनी हार साफ नजर आ रही, इसलिए ही चुनाव को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है. हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं. भले चुनाव के बहाने उन्होंने लिया है, लेकिन इससे महाराष्ट्र की माइनॉरिटी का, महाराष्ट्र के मुसलमानों का के वेलफेयर के लिए मदद मिलेगी. लेकिन मेरा शिंदे जी की सरकार से एक सवाल है कि आप मुसलमानों के हितैषी अचानक चुनाव के सर पर आने पर ही क्यों आप दिखते हैं? आप 2.5 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं. आपको महाराष्ट्र के मुसलमानों को याद क्यों नहीं आई? और महाराष्ट्र के मुसलमानों को आप ही के पार्टी के विधायक, आप ही की पार्टी के, आपके गठबंधन के नेता खुलेआम धमकियां देते हैं, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सोए हुए क्यों दिखते हैं?
आज महाराष्ट्र का मुसलमान ये पूछ रहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, और चुनाव और वोट की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी उसको अब तुष्टीकरण की बात नहीं आती है। चुनाव कभी भी वहां घोषित हो सकते हैं, तो ये जल्दबाजी तो होती है। केंद्र सरकार ने भी की थी, अब राज्य सरकार करेगी। तिजोरी में पैसा नहीं है, फिर भी घोषणा की बरसात, बारिश हो रही है। लेकिन जनता हमारी जो है महाराष्ट्र की इतनी मूर्ख नहीं है, उनको पता है ये कब और किस लिए हो रहा है। चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे आपने जो कहा मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट के बारे में हो, ये सब चुनाव का गणित चल रहा है। क्या ये वोट जिहाद नहीं है? ये वोट के लिए क्या ना लाडली बहन हो। देखिए, बढ़ना चाहिए वेतन। जो पढ़ाता है, जो स्कूल में या बच्चों को पढ़ाता है, उनको पगार मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, ठीक से मिलना चाहिए। लेकिन क्या अगर हम लोग करते तो बोलते वोट जिहाद है। तो आपने क्या किया है? ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं है। हम तो जब एमएलए थे, जब हम असेंबली में जाते थे, वहां पर भी हमने हर मर्तबा इस विषय को उठाया कि मदरसों के अंदर जो लोग पढ़ाते हैं, मौलाना मौलवी के पगार को बढ़ाइए, माइनॉरिटी के बजट को इंक्रीज करिए, बढ़ाइए। आप मदरसे को मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, आप मॉडर्न कीजिए, उसके लिए फंड्स बढ़ाइए। मगर सरकार के कान में तो जू नहीं रेंग रही थी। अब इनको पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले 1 महीने के अंदर, तो अभी आ गए इस तरह की बात लेकर। बढ़ाइए, उससे बात नहीं, हमको ये नहीं है तरह से। मगर बात ये है कि सरकार का 2 मुहैया जो चेहरा है वो पब्लिक के सामने आ रहा है। अब देखिए, एक तरफ तो आप इस तरह से पगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने लोगों को भेजकर मुसलमानों के खिलाफ हर दिन अनाप शनाप बकवासबाजी करा रहे हैं। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी की माने तो चुनाव के लिए नहीं बल्कि एजुकेशन के लिए ऐसा फैसला लिया गया। एजुकेशन के लिए किया है ना भैया। एजुकेशन के लिए जहां भी कोई संस्था काम करती है, चाहे मदरसा हो, चाहे कोई भी संस्था हो, ये देश के बच्चों को जो एजुकेशन देते हैं, जो भी संस्था होगी उसके एजुकेशन के पीछे सरकार खड़ी है। जब हमारी सरकार ये कहती है कि एजुकेशन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, विदाउट एजुकेशन हमारा देश सामने नहीं जाएगा, विदाउट एजुकेशन विश्व का सबसे अच्छा भारत नहीं बन सकता। विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने किया, एजुकेशन के आधार पे किया। तो एजुकेशन देने वाली कोई भी समाज की हो, कोई भी धर्म की संस्था हो, उसको मजबूत करना चाहिए। 10 दिन। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर से बड़ी खबर, जहां पर एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में बड़ा हादसा, मालगाड़ी से बागमती एक्सप्रेस के टकराने की खबरें। हादसे के बाद की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में बड़ा ट्रेन हादसा, हादसे के बाद की ये तस्वीरें। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी से दरअसल ये एक्सप्रेस ट्रेन टकरा गई है। और ये देखें, हादसे के बाद की ये तस्वीरें, वीडियो इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस, जिस तरह का वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, डीरेल इस वक्त हो गई है ट्रेन। कुछ डब्बे पटरी से भी यहां पर उतरे हैं। कुछ और अपडेट का इंतजार हमें यहां पर करना होगा। लेकिन ये खबर इस वक्त एक और ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर, तमिलनाडु के तिरुवल्लूर से मालगाड़ी से बागमती एक्सप्रेस का टकराना। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो सीधी मालगाड़ी से इसकी टक्कर। और जिस तरह के अपडेट्स इस वक्त हैं, मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, मालगाड़ी से इसकी टक्कर हुई है। तिरुवल्लूर जिले में मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन में ये टक्कर। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, एक बड़ा हादसा तमिलनाडु में, मालगाड़ी से टकरा गई है दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस। और डिटेल का इंतजार अभी किया जा रहा है। फिलहाल तमिलनाडु के तिरुवल्लूर से ये बड़ी खबर है, जहां पर मालगाड़ी से बागमती एक्सप्रेस टकराई है। कावरापेट्टई रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद की वीडियो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हुई है।